नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम प्रमुख मनोवैज्ञानिक प्रश्न जो है देखेंगे, जो कि सीटेट जो है एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इस टॉपिक से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो पियाजे हो, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, थॉर्नडाइक, चोम्स्की, गार्डनर, साइमन बिनेट, स्किनर, गिलफोर्ड, कैटल, इनसे संबंधित जो है क्वेश्चंस को आज देखेंगे। और भी बहुत सारे जो है मनोवैज्ञानिक जो यहाँ पर लिखे नहीं है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट परीक्षा में पास करने के लिए। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 100 तकरीबन क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा आज के पेपर में, जो कि पूरे टॉपिक को भी कवर करेगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए आधारित क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। ठीक है। इससे पहले जो है वीडियो शुरू करी जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 100 लाइक्स का टारगेट है। कमेंट करना, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इशू हो, शेयर करना जो है अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। पहला प्रश्न है, निम्न निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत की थी? देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जो दिया था वो है जीन पियाजे ने दिया था। ठीक है, आंसर है सी, जीन पियाजे। अगर इससे रिलेटेड चीज़ें नहीं पता है तो प्लीज़ मेरा वीडियो आप देख लीजिए, वहाँ पर आपको सारा जो है कंप्लीट जो है स्टडी मटेरियल मिलेगा। पियाजे से रिलेटेड सारा कंप्लीट जो है नोट्स मिलेगा, आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संज्ञानात्मक विकास जो है नकल पर आधारित न होकर के खोज पर आधारित होता है? तो संज्ञानात्मक विकास किस पर आधारित नहीं होना चाहिए? नकल पर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर खोज क्रियाओं के द्वारा से बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होना चाहिए। ये सिद्धांत जो है, ये कथन है जीन पियाजे का। आंसर है बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बच्चे जो है दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं और इसका श्रेय जो है किसको जाता है? तो दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, अपनी समझ का निर्माण करते हैं। और ये समझ जो है ये कैसे होगी? ये पर्यावरण के साथ जब बच्चा जो है सक्रिय क्रिया करेगा, सक्रिय क्रियाएं करेगा, तब जो है बच्चे का जो है ज्ञान का निर्माण होगा। और ये कथन जुड़ा हुआ है पियाजे से। आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास जो है क्या है? डॉट डॉट। तो देखिए, विकास रुक रुक करके चलने वाली प्रक्रिया है या विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया? तो देखिए, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो विकास है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का नाम है। ध्यान रखिएगा, विकास की प्रक्रिया रुक रुक करके नहीं चलती है, निरंतर चलती रहती है। ठीक है, निरंतर मतलब कह सकते हैं कि जन्म से शुरू होती है, जन्म से शुरू होगी और मृत्यु तक जो है ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के साथ और हम बात करें तो विकास जो है वो क्रम रूप में चलती है, क्रमबद्ध रूप से चलती है। किसी भी क्रम को हम छोड़ नहीं सकते। ये कोई नहीं कह सकता कि एक क्रम को छोड़ करके दूसरे क्रम को छोड़ करके तीसरे में जंप कर जाओ। तो यहाँ पे 4 चरण है, वो चारों चरण बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व के गुण आ जाते हैं? तो देखिए, वस्तु स्थायित्व के गुण मतलब वस्तु स्थायित्व, वस्तु का स्थायित्व तब भी रहेगा जब वो वस्तु वहां पर मौजूद ना हो, ये इसका मतलब है। तो ये अवस्था कहलाती है संवेदी प्रेषीय अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसोरी मोटर स्केल कहते हैं, स्टेज कहते हैं। और ये अवस्था जुड़ी हुई है पियाजे के पहले चरण से। और इस अवस्था में बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। आंसर है ऑप्शन ए। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा जो है अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? तो यहां पर देखिए, बच्चा जो है अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक रूप से सोचने लगता है, गणितीय जो है समस्याओं को सॉल्व करने लगता है, अमूर्त रूप से क्वेश्चंस को सॉल्व करता है ना, समस्या समाधान सॉल्व करता है, आलोचनात्मक चिंतन करने लगता है ना, किसी प्रश्न के जो है वो कई उत्तर देने लगता है। इस तरीके से जो है क्वेश्चंस रहता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये जीन पियाजे के चौथी अवस्था मानी जाती है, जो कि 11 वर्ष से चौथा चरण है या चौथी अवस्था है, जो कि 11 वर्ष से अधिक के लिए मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत में आत्मसात और समायोजन का संयुक्त कार्य क्या होता है? तो देखिए, आत्मसात
जिसे कहते हैं असिमिलेशन, और समायोजन जिसे कहते हैं एकोमोडेशन। इसका संयुक्त जो कार्य होता है वो है ज्ञान के निर्माण में संतुलन बनाए रखना। मतलब एसिमिलेशन में क्या, कौन सी इंफॉर्मेशन जोड़नी है, तो जोड़ना शब्द होगा। एकोमोडेशन में क्या होता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन पुरानी इंफॉर्मेशन से बदलनी है, तो बदलना या बदलाव या चेंज या संशोधन, ये शब्द जुड़ जाए तो आपको एकोमोडेशन होगा। और जोड़ रहा हो तो मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन है, तो एक बच्चा ये सोचता है कि इस इंफॉर्मेशन को पुरानी इंफॉर्मेशन से जोड़ना है कि पुरानी इंफॉर्मेशन से बदलना है, इसी को कहते हैं इक्विलिब्रेशन, संतुलन। और ये तीनों शब्द जो है आत्मसात करना, समायोजन और संतुलन, ये तीनों शब्द जो है जुड़ा हुआ है जीन पियाजे से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चल, बच्चों के विकास से संबंधित जो है निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था। अब देखिए, निर्माण और खोज का सिद्धांत किसने दिया था, यहां पे आंसर दीजिए। तो पर्यावरण के साथ जो है खोज क्रियाओं के द्वारा जो है बच्चा जो ज्ञान का निर्माण करता है। आंसर है जीन पियाजे, ऑप्शन सी यहां पे सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां। एक वर्ष तक शिशु जो है वो आंख, कान और हाथों से सोचते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल है। तो देखिए, ये प्रश्न जीन पियाजे से है। ठीक है, तो जीन पियाजे के अनुसार वो ऐसा मानते थे कि बच्चा जो है प्रारंभिक अवस्था में बच्चा जो है आंख, कान और हाथों से सोचता है। ठीक है, ये जीन पियाजे कहते थे। तो प्रारंभिक अवस्था कौन सी है, प्राथमिक चरण, मतलब संवेदी प्रेषीय अवस्था जिसे कहते हैं। और ये जुड़ा हुआ है, आंसर है यहाँ पे देखिए, संवेदी पेशी की जगह यहाँ पे इंद्रिय जनित गामा के स्तर दिया है, इसे कहते हैं सेंसोरी मोटर स्टेज कहते हैं। आंसर है बी, ये अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष तक मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख जो है प्रस्ताव क्या है। तो बच्चे जो है की जो सोच होती है वो वयस्कों, मतलब बड़ों से जो है निम्न होती है, कम होती है, या फिर उनकी सोच जो है वयस्कों से, बड़ों से बेहतर होती है, या फिर इनकी जो सोच है वो मात्रात्मक रूप से बड़ों से भिन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आंसर है ऑप्शन सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। माफ करना, जो बच्चों की सोच होती है वो गुणात्मक रूप से बड़ों से भिन्न होती है, ना कि मात्रात्मक रूप में। ठीक है, आंसर रखिएगा, बच्चे जो है गुणों के रूप में अलग होंगे बड़ों से। तो कुछ बच्चे देखिए, प्रारंभिक अवस्था में बच्चा किस प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करेगा, वहां पे सेंसोरी मोटर स्टेज होगी। द्वितीय अवस्था में डिफरेंट तरीके के गुणों को प्रदर्शित करेगा। तीसरे अवस्था में मूर्त रूप से जो है बच्चा सोचने लगेगा। चौथे अवस्था में जो है अमूर्त जो है चिंतन करेगा, तो उस तरीके के गुणों को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, वातावरण के अनुसार जो है स्वयं को ढालना कहलाता है। तो देखिए, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना, ये क्या कहलाता है। 11वें प्रश्न का उत्तर है अनुकूलन। यहां पे आंसर है अनुकूलन कहलाएगा। आंसर है सी। ठीक है, तो अनुकूलन का मतलब है कि हम कह सकते हैं कि बैलेंस, कहां पर हमें एसिमिलेट करना है, मतलब कहां पे इंफॉर्मेशन को जोड़ना है और कहां पे इंफॉर्मेशन को हटाना है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं अनुकूलन। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डॉट डॉट कहलाता है। अब देखिए अब यहाँ पे देख बोल रहा है कि संरचनात्मक संरचना को, यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है संशोधन। ये देखिए क्वेश्चन अलग अलग तरीके, यहाँ पे हो सकता है कि पुरानी स्कीमा को नई स्कीमा से संशोधित करा जाता हो, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पे आप याद रखना कि अगर ऐसा कोई शब्द क्वेश्चन हो जो कि संशोधन से जुड़ा हुआ हो, तो सीधा आपको क्या लगाना होगा, जहां पे संशोधन होगा वहां पे एकोमोडेशन होगा। एकोमोडेशन मतलब समावेशन। 12वें प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीन पियाजे के अनुसार वर्गीकरण और श्रृंखलाबद्धता की क्षमता जो है विकसित होती है। तो देखिए, बच्चे में संरक्षण की अवधारणा, ठीक है, संरक्षण की अवधारणा, वर्गीकरण की अवधारणा और श्रृंखलाबद्ध तरीके से बच्चा जो है चीजों को कर रहा हो, बद्धता। ठीक है, तो ये सारे जो गुण हैं ये आपको पूर्व जो है ठोस संक्रियात्मक अवस्था में देखने को मिलेगा। आंसर है 13 का बी। ठीक है,
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते तो वह जो है किस तरीके का अनुभव करते हैं और किस चीज का सहारा लेते हैं। तो देखिए, जब वो नहीं समझ पाते तो वो क्या करेंगे, असंगति का अनुभव होगा या असंतुलन का अनुभव होगा। उन्हें असंतुलन का अनुभव होगा और वो अनुकूलन का सहारा लेते हैं। ठीक है, अनुकूलन का सहारा लेते हैं, मतलब कहां पे संशोधन करना है और कहां पे जोड़ना है, इस चीज का बात यहां समझ गए। आंसर है डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हालांकि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंप्लीट जो है आपको पियाजे के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या जरूरी है, क्या आवश्यक है। तो देखिए, जीन पियाजे मानते थे कि बच्चों के द्वारा जो है पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास या माता पिता द्वारा पुनर्वलन। तो यहाँ पे देखिए, सक्रिय, पर्यावरण के साथ सक्रिय खोजबीन, ये मैंने कीवर्ड बताया था आपको, तो बस याद रखिएगा यही कीवर्ड है जीन पियाजे के संदर्भ में। आंसर है ऑप्शन ए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए, चरणों का क्रम बच्चों के सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकता है, नहीं। उनका तर्क है कि चरणों के माध्यम से प्रगति के बजाय संज्ञानात्मक विकास निरंतर होता है, नहीं। संज्ञानात्मक विकास के 5 अलग अलग चरणों की बात हो रही है, बल्कि हमने बताया था आपको 4 चरण। चरण अपरिवर्तनीय है, उन्हें बदला नहीं जा सकता, जिसका अर्थ है कि कोई भी चरण हम छोड़ नहीं सकते, कोई भी चरण हम जंप नहीं कर सकते, मतलब उस चरण से बच्चे को गुजरना ही होगा। आंसर है ऑप्शन डी, यही कथन यहां पे सही है। 17वां क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बालक के नैतिक विकास की प्राथमिक जो है प्रारंभिक अवस्था को क्या कहा जाता है। अभी हाल ही में मैंने जो है नैतिक विकास से संबंधित जो है क्वेश्चंस भी कराए हैं। हालांकि आप लोगों को पता है कि नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो कोहलबर्ग से जुड़ा हुआ है, कोहलबर्ग। लेकिन कोहलबर्ग ने जो थ्योरी इजाद की है नैतिक विकास की, वो पियाजे से ही इंस्पायर होकर की थी। तो ध्यान रखिएगा, कोहलबर्ग, पियाजे दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं मेल खा रहे हैं इनकी थ्योरी। अब यहाँ पे जो कह रहा है, पियाजे के अनुसार बालक में नैतिक विकास की प्रारंभिक अवस्था को क्या कहा जाता है, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, लेकिन इसका सही आंसर है विषम नैतिकता। आंसर होगा ऑप्शन सी, 17वें का सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को महत्व दिया या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति का रोल बोल रहा है, तो वाइगोस्की आंसर होंगे। आंसर है सी। ठीक है, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास जो है निम्न पर निर्भर होता है। तो संज्ञानात्मक विकास किस पर निर्भर करता है, मानसिक परिपक्वता पर या फिर शारीरिक परिपक्वता पर, परिपक्वता मतलब मेच्योरिटी पर, या अनुवांशिकता पर मतलब वंशानुक्रम या हेरिडिटी पर, या फिर सामाजिक अंतःक्रियाओं पर। आंसर है ऑप्शन डी, आंसर डी इसका सही उत्तर होगा। वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। समीपस्थ विकास क्षेत्र मतलब होता है ZPD, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब बच्चे का वो क्षेत्र जो बिना किसी सहायता के पूरा नहीं हो सकता, तो इसी को कहते हैं ZPD। तो यहाँ पर जो है समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल हम बच्चे के शिक्षण में कर सकते हैं, बच्चे के मूल्यांकन में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर है 20वें का ऑप्शन ए। वाइगोस्की द्वारा जो है प्रस्तावित बच्चों की जो निजी वाणी की अवधारणा दर्शाता है। देखिए, वाइगोस्की ने जो है बच्चों के 3 वाणियों का जिक्र किया था, निजी वाणी, सामाजिक वाणी और आंतरिक वाणी। मतलब इसे निजी वाणी को हम कहते हैं प्राइवेट स्पीच, और सामाजिक वाणी को सोशल स्पीच, और उसके बाद इनर स्पीच। तो पहले आता है सोशल स्पीच, फिर आता है प्राइवेट स्पीच, और फिर कन्वर्ट हो जाता है यही प्राइवेट स्पीच इनर स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे निजी वाणी का जो आंसर होगा वो बच्चे अहंकारी होंगे, या बच्चे स्वयं से प्रेम करते हैं, या फिर ये निजी वाणी जो प्राइवेट स्पीच है ये दर्शाता है कि बच्चे जो है अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए इस वाणी का प्रयोग करते हैं। आंसर है सी। निजी वाणी का मतलब होता है कि भाई देखिए, बच्चा जो है अपनी समस्याओं का जो समाधान है वो स्वयं से ढूंढने का प्रयास करता है और बोल बोल करके अपनी क्रियाएं करता रहता है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चा गेम खेल रहा होता है
तो वो बोलता रहता है कुछ ना कुछ, जैसे गाड़ी अरे हटो, गाड़ी आ जाएगी, ये देखो, ऐसे नहीं गुड्डा गुड़िया वाले खेल खेलते हैं या कार चला रहे होते हैं, अक्सर आपने बच्चों को ऐसा देखा होगा। तो यही हुआ है, वो अपनी जो है क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए जो है इस तरीके की भाषा का अपनाते हैं। आंसर है सी। नीचे दिए गए दो कथन हैं, उसको पढ़ना है, उसका सही उत्तर देखना है। तो देखिए, वाइगोस्की के अनुसार जो अधिगम है वो सामाजिक अन्योन्य क्रिया और सहयोग के द्वारा घटित होता है। ये कथन पूरी तरीके से सही है। कथन दूसरा पढ़ लेते हैं कि वाइगोस्की के अनुसार जो पाड़ होता है, जिसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग, इसमें विद्यार्थियों को किसी समस्या के सभी उत्तर समाधान प्रदान करना चाहिए। तो पाड़ में क्या होता है, हम बच्चों को एक अस्थायी हेल्प करते हैं, छोटी सी हेल्प के बच्चे को हेल्प कर देते हैं, यही इसका होता है। तो पाड़ में किसी समस्या के सभी उत्तर और समाधान प्रदान करना शामिल है, ठीक है, या फिर हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो कथन है वो पूरी तरीके से सही नहीं है, ये कथन गलत साबित हो जाता है। आंसर है ऑप्शन यहाँ पे सी, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के लिए अधिगम के चरण के दौरान निम्नलिखित में से किससे संबंधित होना अनिवार्य है। तो देखिए, वाइगोस्की का बात है, तो इसका मतलब है कि ये जो भी चरण होंगे वो सामाजिक संदर्भ में ही सही होंगे। आंसर है ऑप्शन बी। आपको सामाजिक संदर्भ, सांस्कृतिक संदर्भ, भाषाई संदर्भ, खेल क्रियाओं के द्वारा, इन सब क्रियाओं के द्वारा बच्चे का जो है संज्ञानात्मक विकास होता है, मतलब अधिगम होता है, ठीक है। ये इसके कीवर्ड है। वाइगोस्की के सिद्धांत में निजी भाषण क्या दर्शाता है। तो देखिए, फिर से वही प्राइवेट स्पीच क्या दर्शाता है, बच्चे अपने आप से बात करता है ताकि जो है अपनी सोच को दिशा निर्देश दे सके। आंसर है ऑप्शन ए। जब वो दूसरों से बात करता है तो यहाँ पे सोशल स्पीच हो जाएगा। और जब वो अपने आप से बात तो करता है लेकिन मौन क्रियाओं के द्वारा, मौन रह करके अपने आप से बात कर रहा है और अपनी सोच को दिशा निर्देश दे रहा है, तब वहां पे इनर स्पीच हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अधिक अनुभवी लोगों के द्वारा छोटे बच्चों को संकेत देना। तो यहां पे देखिए, अधिक अनुभवी बच्चे के द्वारा, अधिक अनुभवी लोगों के द्वारा मतलब मोर नॉलेज वाले किसी व्यक्ति के द्वारा बच्चे को एक संकेत देना, मतलब अस्थायी मदद देना, और अस्थायी मतलब आवश्यकता पड़ने पर टेम्परेरी हेल्प प्रदान करना, ये क्या कहलाता है। तो ये पाड़ कहलाता है, जिसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग, ठीक है। तो इसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग, पाड़, या फिर मचान शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, शिक्षक दिवस पर भाषण देने से पहले रमन जो है आईने के सामने खड़े होकर के भाषण देने का अभ्यास करता है। वाइगोस्की ने इस क्रियाकलाप को किस रूप में वर्णित किया है। तो देखिए, आईने के सामने खड़े होकर के भाषण देने का वो अभ्यास कर रहा है, इसी को जो है इन्होंने निजी भाषण कहा है। आंसर है ऑप्शन यहां पे ठीक है, आंसर है ऑप्शन ए। अच्छा, यहां पे एक चीज है, आईने के सामने खड़े होकर भाषण देने का अभ्यास कर रहा है। अब यहां पे ये क्लियर नहीं है कि वो जो है भाषण जो भी दे रहा है वो बोल के कर रहा है या फिर सिर्फ मौन रह करके कर रहा है। अगर बोल के कर रहा है तो निजी भाषण होगा, है ना, और अगर जो है मौन रह करके कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है अहम जो है केंद्रित भाषण होगा, या फिर हम इनर स्पीच कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार या सिद्धांत के अनुसार इसके सिद्धांत की मुख्य आलोचना क्या है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग जिन्होंने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है, और इनके सिद्धांत की आलोचना सिर्फ इस रूप में की जाती है क्योंकि ये नारी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यहाँ पे जो है ये गॉड है ना। आंसर है ऑप्शन ई, मतलब यहाँ पे इनके सिद्धांत में पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया नारी की अपेक्षा, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट आपको याद रखना है, संस्कृति के संदर्भ में पश्चिमी सभ्यता को इन्होंने ज्यादा महत्व दिया, और क्या बोलते हैं दूसरी जो है अन्य सभ्यताओं को ज्यादा रेफरेंस पे नहीं रखा, ठीक है, अपने सिद्धांत के तौर पे। बात यहां समझ गए। चल, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से पता चलता है कि नैतिक तर्क जो है चरणों में विकसित होता है। तो बच्चे में जो नैतिकता आती है वो कुछ जो है नैतिक तर्क करने की जो गुण आता है वो चरणों में ही जो है विकसित होता है। और ये यहाँ पे इन्होंने 3 चरण दिए थे और प्रत्येक चरण के 2 उप चरण की दिए थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 3 जो है चरण थे और 6 उसके उप चरण थे, ठीक है।
याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहां पे 3 जो चरण है वो प्री कन्वेंशनल लेवल है, कन्वेंशनल लेवल है और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है। अभी हाल ही में कोहलबर्ग मैंने जो है वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये विकसित होता है, बिल्कुल सही है। 28वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पे सही है। अभिकथन जिसे कहते हैं एजर्शन, ये सही है। रीजन दिया गया है कि कोहलबर्ग के अनुसार पूर्व परंपरागत चरण में बच्चे अपने नैतिक निर्णय जो है बाहरी परिणामों पर आधारित होता है। ये भी बिल्कुल सही है और यहाँ पे सही स्पष्टीकरण भी हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक चरण की बात हो रही है, प्रत्येक चरण में विकसित होता है। वो पहला चरण ही बता दिया कि पहला चरण में बच्चा जो है बाहरी जो निर्णय लेता है वो बाहर से लेता है, मतलब उसको नैतिकता उसके अंदर होती ही नहीं है। जो भी नैतिकता देगा उसके माता पिता या उसके सगे संबंधी जो भी होगा उसको सिखाएंगे। आंसर हो गया ऑप्शन ए। कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का और अच्छी लड़की जो ओरिएंटेशन है, अभिमुखीकरण है, ये किस स्तर में आता है? तो देखिए, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, मैं अच्छा काम करूंगा तभी तो लोग अच्छा समझेंगे, मैं बुरा काम करूंगा तो लोग मुझे बुरा समझेंगे। तो ये जो सोच होती है ये बच्चे में आती है परंपरागत स्तर पर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आंसर है बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कन्वेंशनल लेवल, यहाँ पे बच्चा जो है सामाजिक नियमों को पालन करने का प्रयास करता है। समाज में जो नियम है, समाज में जो नियम बनाए गए हैं उनको पालन करना है, नियम का पालन करना जरूरी है, ठीक है। चलिए, जॉन डीवी द्वारा समर्थित जो है लैब विद्यालय उदाहरण है किस चीज का? तो जॉन डीवी ने जो बात कही थी वो प्रगतिशील विद्यालय की बात कही थी। आंसर है ऑप्शन यहाँ पे ए, उसका उत्तर सही होगा। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? तो कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का जो अंतिम उद्देश्य होता है वो है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों का पालन करना। अब सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत क्या होते हैं, इस बात को समझ लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से समझने का प्रयास कीजिए कि मतलब जान चली जाए लेकिन अपने नैतिक नियमों, नैतिक जो है चीज़ों को नहीं छोड़ूंगा। कई ऑफिसर्स होते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं, वो करप्शन नहीं करते चाहे उनकी जान चली जाए। कई आपने देखा होगा पत्रकारों की जान चली गई, वो इसीलिए चली गई क्योंकि उन्होंने अपने नैतिक जो है मूल्यों से समझौता नहीं किया। भगत सिंह, महात्मा गांधी, है ना, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अंबेडकर, ये सभी जो है इसी सिद्धांत, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है। और हम कह सकते हैं कि ये 6वां चरण है, मतलब 6वां उपचरण कह सकते हैं। और अगर हम चरण की बात करें तो इसका नाम है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इस चरण में बच्चे में नैतिकता आंतरिक कारणों से निर्धारित होती है, मतलब उसके अंदर से आवाज आती है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, ये गलत है, ठीक है। बात यहां समझ गया? यहाँ पे बने बनाए जो सामाजिक नियम होते हैं उनको भी तोड़ने का प्रयास करता है। फिर ये नहीं देखता कि सामाजिक नियम टूटेंगे तो लोग कितना हो हल्ला करेंगे। यहाँ पे बस वो होता है, जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा नीट एग्जाम को लेकर के जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, वो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। नहीं तो तुम्हारे लिए कोई क्यों डंडा खाएगा, बात यहाँ समझिए। वो डंडा खा के कुट पिटा के बेचारे सब अपने अपने घर चले गए। तो नैतिक नियमों से छेड़छाड़ नहीं किया उन्होंने, कहा भैया मैं तो ये गलत नहीं सहूंगा, इसको बदलना है तो बदलना है, धर्मेंद्र प्रधान को हटाना है तो हटाना है। बात यहाँ समझ गए? 32वां क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया था? तो बच्चे के अंदर नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए इन्होंने बच्चों के सामने बहुत सारी नैतिक दुविधाएं दी, जो जिसे कहते हैं नैतिक डायलेमा, मोरल डायलेमा। जैसे जैसे दो पॉजिटिव चीज़ों में या पॉजिटिव जो भी कह सकते हैं, चुनने के लिए बोला जाए कि बेटा अच्छा तुम बताओ इन दोनों में से किसे चुनना पसंद करोगे। तो एक बच्चा यहाँ पे दुविधा में है, यार मुझे तो दोनों चाहिए, आइसक्रीम भी चाहिए और चॉकलेट भी चाहिए। अब ये बोल रहा है कि यार एक लो, मैं बहुत, तो वहाँ पर क्या प्रतिक्रिया देगा? फिर उसके बाद जो है अगर मान लीजिए बच्चे ने आइसक्रीम उठा ली तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि भाई इस पर उठाने का तुम्हारा क्या उद्देश्य था, मतलब तुमने चॉकलेट क्यों नहीं उठाई? तब उस पर क्या तर्क देगा, उसका विश्लेषण करा जाता है। आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। स्किनर के अनुसार जो है अधिगम किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो स्किनर के अनुसार जो अधिगम होता है वो अधिगम होता है रीइंफोर्समेंट के द्वारा। आंसर है ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर, केवल अनुकरण के द्वारा
ये जैविक जो है मेच्योरिटी के द्वारा, ये केवल दंड की प्रक्रिया के द्वारा नहीं होता, रीइंफोर्समेंट। ठीक है, आंसर है ऑप्शन बी। कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल है, मतलब कन्वेंशनल लेवल जो होता है, जिसे हम कहते हैं दूसरे नंबर का चरण, है ना। और इस ये जो टाइम पीरियड है, ये किस टाइम पीरियड का बात कर रहा है? तो 34वें प्रश्न का देखिए उत्तर, 10 से 13 वर्ष। ठीक है, कई बार 8 से 13 वर्ष भी आपको दिखेगा, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, नियर बाई आप रखिएगा, 8, 9, 10 जहाँ पे भी आंसर आए वो लगा दीजिएगा। ना 13 साल से 14 साल से ज़्यादा आपको करना है और ना ही 8 साल से कम करना है। ठीक, चलिए। ऑपरेंट कंडीशनिंग में दंड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो दंड का उद्देश्य होता है कि व्यवहार को घटाना कि बढ़ाना, या सोच को विकसित करना, या केवल मैच्योरिटी बढ़ाना। तो 35वें प्रश्न का उत्तर देखिए, तो आंसर है व्यवहार को या तो घटाना होता है या तो रोकना होता है। आंसर है ऑप्शन बी। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का वह चरण जिसके दौरान व्यक्ति नैतिकता का मूल्यांकन मुख्यतः जो है विद्यमान सामाजिक मानदंडों या नियमों के आधार पर करता है। अब यहाँ पे देखिए, नैतिकता का मूल्यांकन इस आधार पर कर रहा है कि समाज में बनाए हुए नियम कैसे हैं, उनके लिए मानदंड कैसे हैं, उसके आधार पर कर रहा है। तो यहाँ पे जो नैतिकता का स्तर है वो किस स्तर पर देखेंगे? तो ये नैतिकता का कन्वेंशनल लेवल है, पारंपरिक स्तर है। आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पर जो है बच्चा समाज के बनाए हुए नैतिक नियमों को पालन करता है, उसको बदलने का प्रयास नहीं करता, जैसा है वैसा ही चुपचाप करने दो। ठीक है, यहाँ पे जब बदलाव आएगा वो तो आगे जा करके आएगा, जब हम बच्चा जो है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में हो जाएगा। ठीक है, कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर जो है सही मायने में नैतिकता के अभाव को दर्शाता है? तो नैतिकता के अभाव मतलब नैतिकता बच्चे में है ही नहीं, जो भी नैतिकता मिल रही है कहां से मिल रही है? बाहर से मिल रही है। इसका मतलब है कि ये प्री कन्वेंशनल लेवल की बात हो रही है। ऑप्शन यहां पे सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्तर के दौरान कोई बालक केवल स्वयं के बारे में सोचता है, क्या सही है क्या गलत है, इससे उसे कोई सरोकार नहीं रहता? तो यहाँ पे कोई बालक सिर्फ केवल अपने बारे में सोचता है, क्या सही है और क्या गलत है, तो ये किससे संबंधित है? तो यहाँ पे बच्चा जो है पूरी तरीके से स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पे बच्चे में नैतिकता नहीं है, नहीं देखने को मिलेगी, और ये पूरी तरीके से जो है स्वार्थ पर टिका है, बदले की भावना पर टिका है कि तुम मेरे लिए ये कर दो तो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, है ना। तो यहाँ पे ये जो अवस्था है ये प्री कन्वेंशनल लेवल है, पूर्व नैतिक स्तर है, प्राथमिक स्तर है, पहला स्तर है। ठीक है, आंसर है ऑप्शन ए। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप मेरे लिए करें और मैं आपके लिए ये कर दूंगा। ये बच्चा कोहलबर्ग के नैतिक तर्कणा के किस चरण में स्थित है? अब देखिए यहाँ पे कह रहा है आप मेरे लिए मैं कर दे, मैं तुम्हारे लिए काम कर दूंगा। मतलब मेरे लिए अगर आप मेरा ये काम कर दोगे तो मैं आपके लिए जो है एक गिलास पानी ले आऊंगा, मुझे चॉकलेट ला के दे दोगे तो मैं जो है तुम्हारे लिए तुम्हारा जो शूज़ है वो मैं रैक पे रख दूंगा। तो 39 प्रश्न का उत्तर है, ये क्या होगा यहाँ पे? तो ये सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण। आंसर है ऑप्शन सी। तो इस स्तर में बच्चा अभी प्राथमिक चरण में है। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जो है सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण है जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं? तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में ऐसे सांस्कृतिक उपकरणों के उदाहरण देना जो हमारे कामकाज में या बच्चे के संज्ञानात्मक में विकास में सहायता करते हैं। तो यहाँ पे देखिए किन किन चीज़ों की बात हो रही है 40वें प्रश्न का। मानचित्र, भाषा और स्कीमा। कैलकुलेटर का कोई रोल नहीं है। आंसर है ऑप्शन सांस्कृतिक उपकरण की बात हो रही है, माफ करना। स्कीमा जो शब्द है वो पियाजे से जुड़ा हुआ है। बहुत ही सिंपल सी बात है कि भाई ये शब्द पियाजे ने डिफाइन किया है और वाइगोस्की से लेना देना इसका नहीं है। आंसर है ऑप्शन ए बी सी। आंसर है ऑप्शन डी। सुनीता जो है अपने इलाके में देखी गई अमानवीय परिस्थितियों से बच्चों को बाहर निकालने के लिए अथक प्रयास करती है।
वह ऐसा इसलिए करती है कि क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करना सही है, भले ही वो इन बच्चों की मदद करते समय अक्सर खुद को जानलेवा परिस्थिति में डालती है। सुनीता जो है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? देखिए, तो यहां पे देखिए खुद को ऐसी परिस्थिति में डाल लेती है मदद करने के चक्कर में। तो यहां पे है मतलब अपनी जान से ज्यादा दूसरे की परवाह करना, ये सार्वभौमिक नैतिक स्तर है। ये बिल्कुल आखिरी लास्ट स्टेज है, 6वें नंबर का स्टेज है ना। आंसर है ऑप्शन डी। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। ये विचार जो है किसके द्वारा रखा गया था? तो विचार जो होते हैं वो न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसको आगे भी बढ़ाते हैं। यहाँ तक कि ये दूसरा पॉइंट अगर हम कहें, विचार और भाषा एक दूसरे को बल प्रदान करते हैं, एक दूसरे के साथ ही तालमेल रख करके ही जो है पनपते हैं, मतलब इनकी ग्रोथ होती है। तो ये कथन जो है वाइगोस्की से जुड़ा हुआ है। पियाजे जो है, पियाजे और भाषा और विचार के संबंध में जो पियाजे और वाइगोस्की के जो थॉट थे वो बिल्कुल अपोजिट थे। पियाजे जो है वो विचार को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे, वो कहते थे विचार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भाषा उसके बाद आती है। लेकिन वाइगोस्की मानते हैं कि विचार और भाषा दोनों जो है महत्वपूर्ण है, विचार और भाषा दोनों महत्वपूर्ण है और दोनों को साथ लेकर के चलना होगा। ठीक है। वाइगोस्की के अनुसार, वाइगोस्की के सामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक को डॉट डॉट में जिस प्रकार की डॉट डॉट प्राप्त होगी उसका डॉट डॉट भी उसी प्रकार होगा। तो यहाँ पर बालक को जो है समाज में जो जिस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होगी उसी प्रकार उसका विकास होगा। तो यहाँ पे 43वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखिए, विद्यालय सब बालक को विद्यालय में जिस प्रकार पुस्तकें प्राप्त होगी विद्यालय में सुविधा। आंसर है समाज और संस्कृति से जुड़ा हुआ है, आंसर है बी। ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करता है। तो दंड से बचने के लिए बच्चा नियमों का पालन कर रहा है, दैट मीन्स कि ये बच्चा जो है पूर्व परंपरागत चरण में है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के द्वारा निम्नलिखित में से चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन जो है चरणों का अनुसरण करते हैं? ठीक है। तो आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। तो प्राथमिक विद्यालय में बच्चे जो है किन चरणों का? तो एक तो आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण तो होगा ही होगा। वैयक्तिकता और विनिमय ये भी होगा, मतलब यहाँ पे पर्सनल एक्सचेंज वाली बात हो रही है कि भाई तुम मेरे लिए ये करोगे तो मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए। ठीक है। तो यही यहाँ पे आंसर है। ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या है यार, ऑप्शन सी। ठीक है, ए और बी यहाँ पे सही है। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे जो है चिंतन करते हैं अलग आयु में अलग तरीके से, अलग चरणों में समान तरीके से, संदर्भ के अनुसार, अभिभावक के द्वारा प्रदत्त जो है निर्देशों के अनुसार। 46 आंसर है ए। करनैल सिंह जो है कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वह एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं देंगे। वो अनावश्यक बांध या अनावश्यक किसी कार्य के निर्माण में या अनावश्यक रूप से वो जो है अमीरों के लिए सिक्योरिटी के लिए पैसा नहीं देंगे या बेकार तरीके के पुलों के निर्माण के लिए नहीं देंगे, है ना, इस तरीके से। तो लाखों रुपए जो इन चीज़ों में खर्च होती है इसके लिए वो आयकर नहीं देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अपना पैसा सही से यूज़ नहीं करती है। ठीक है, करप्शन में लगा दी। तो अगर इस तरीके की कोई सोच होता है तो वो किस अवस्था में? तो वो देखिए वो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में। ठीक है, वो सामाजिक जो नियम है या जो कानून है उसको भी बदलने का प्रयास कर रहा है कि भाई तुम लोग भ्रष्ट हो इसलिए मैं पैसा क्यों दूं तुमको। बात यहाँ समझ गए? तो 47 का है पश्चात परंपरा, मतलब पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, पश्च जो है परंपरागत स्तर। ठीक है, ऑप्शन बी। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेना तो ये होता है नैतिक तर्कना, नैतिक तर्क कर पाना। आंसर है 48 का ए। ठीक है, नैतिक दुविधा होता है जब सही और दो
समान चीजों में आपको निर्णय करना पड़े कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है, तब नैतिक दुविधा आती है, जिसे कहते हैं नैतिक डायलेमा। कोहलबर्ग के अनुसार एक टीचर जो है बच्चों में नैतिक मूल्यों को इस प्रकार स्थापित कर सकता है। तो बच्चों में नैतिक मूल्य कैसे आएंगे? जब वो बच्चे नैतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल होंगे। आंसर है बी। थॉर्नडाइक के सीखने के कितने मुख्य नियम बताए थे? तो थॉर्नडाइक ने जो सीखने के 3 मुख्य नियम बताए थे। कितने? 3 मुख्य नियम। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग जो है किस जानवर पे किए थे? तो थॉर्नडाइक का जो प्रयोग है वो किस पर था? चूहे और बिल्ली पर। आंसर है ऑप्शन ए। स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत में एस कारक क्या दर्शाता है? तो स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत में जो एस है वो स्पेसिफिक फैक्टर को दर्शाता है। आंसर है विशिष्ट मानसिक योग्यता को दर्शाता है। आंसर है बी। बुद्धि के एक कारकीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो साइमन बिने ने दिया था। आज के संदर्भ में इस सिद्धांत को कोई नहीं मानता, क्योंकि बुद्धि कोई एक कारक नहीं है, ये कई योग्यताओं का मिक्सचर होता है, ठीक है, मिक्सचर होता है, ठीक है। बुद्धि या आईक्यू की अवधारणा किसने दी थी? तो आईक्यू वाला जो कॉन्सेप्ट है वो दिया किसने था? तो 54 का आंसर है स्टर्न ने। आंसर है बी। बुद्धि वो शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। ये कथन किसका है? तो हमें समस्या का समाधान करने और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की क्षमता देती है। ये कथन जुड़ा हुआ है किससे? आंसर है डी। नेक्स्ट, किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह कहा जाता है? तो पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह कहते हैं 56। आंसर है थॉर्नडाइक। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में जो अनकंडीशन जो है स्टिमुलस होता है वो क्या होता है? आंसर है वो दीपक जो स्वतः प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। आंसर है ऑप्शन ए। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है। थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? जब हम किसी क्रिया को बार बार दोहराते हैं तो जो भी अधिगम हो रहा होता है वो बहुत ही स्थायी होता है ना, बहुत ही सुदृढ़ और कठोर हो जाता है, आपसे जुड़ जाता है। तो ये जुड़ा हुआ है बार बार दोहराना, मतलब अभ्यास के नियम से जुड़ा हुआ है। 58 का ए। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत है ये दिया था थॉर्नडाइक ने। आंसर है ऑप्शन ए। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, ये 3 बुद्धियों को डिफाइन किया था इन्होंने। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रयास, ट्रायल एंड एरर, इन 2 चीजों का सिद्धांत है वो है थॉर्नडाइक। आंसर है ऑप्शन डी। बंडूरा का सामाजिक अधिगम जो सिद्धांत है वो सोशल लर्निंग थ्योरी मुख्यतः किस पर आधारित है? तो बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है ये मुख्यतः इस पर निर्भर करता है, वो दूसरे के व्यवहार को देख करके सीखने पर आधारित है। आंसर है ऑप्शन बी, 61 बी। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसका मापन करता है? देखिए 62। आंसर है बुद्धि का। आंसर है सी। स्टर्न द्वारा दिए गए बुद्धि लब्धि के सूत्र का उपयोग करके बुद्धि लब्धि के निम्नलिखित में से किस सीमा को प्रतिभाशाली कहा जाता है? तो जो बच्चा प्रतिभाशाली होगा उसका आईक्यू तकरीबन 120 प्लस 130 प्लस होगा। ठीक है, तो 63 का जो आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। 90 से 110 के बीच में जो आईक्यू होता है वो समान बुद्धि का होता है। ठीक है, चल
रेमंड कैटल के सिद्धांत के अनुसार बढ़ती उम्र के साथ तरल बुद्धि का क्या होता है? तो जब व्यक्ति की उम्र बढ़ती है तो फ्लूइड जो इंटेलिजेंस होता है उसमें गिरावट आने लगती है। आंसर है ऑप्शन बी 64। मैंने सारे कंप्लीट टॉपिक बनाए हैं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचा होगा जो मैंने ना बनाया हो। कोहलबर्ग हो, पियाजे हो, वाइगोस्की हो, है ना, बुद्धि का सिद्धांत हो, सब चीज़ें आपको, थॉर्नडाइक हो, ये सब की थ्योरी आपको मिलेगी कंप्लीट। आप मेरे चैनल पे जाइए, आपको सारा कुछ मटेरियल आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। 65 है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार डॉट डॉट में शब्दों और वाक्यों को समझने की क्षमता, अच्छा पढ़ना लिखना, नए शब्दों को याद रखना आदि शामिल है। तो ये किसके रूप किस जो है मतलब लिस्ट में आएगा 65 का? तो इसे हम भाषाई बुद्धि का रूप देंगे। आंसर है ऑप्शन ए। इस बुद्धि के अनुसार बच्चे में या व्यक्ति में भाषा को समझने की क्षमता होती है, जैसे नई कहानी गढ़ना, शेर व शायरी कर लेना, कविताएं करना, है ना, गीत लिखना, ये सब भाषाई बुद्धि तो है। न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स छपते हैं वो सब भाषाई बुद्धि से संबंधित है। ठीक है। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए, बहुबुद्धि जो सिद्धांत है ये मल्टीपल जो है जो इंटेलिजेंस की थ्योरी है वो गार्डनर की है। आंसर है ऑप्शन डी। अगला, हॉवर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि? तो देखिए, हॉवर्ड गार्डनर ऐसा मानते थे कि भाई देखिए, जो क्लासरूम होती है उसमें विविध प्रकार के बच्चे बैठते हैं और सबकी जो बुद्धि होती है उसमें कोई सामान्य बुद्धि वाले नहीं होते, सब अलग अलग बुद्धि के होते हैं। हर बच्चे पर एक ही रणनीति, एक ही मेथड अगर आप अपनाओगे तो बच्चा सीखे नहीं। इसलिए हर बच्चे के प्रतिभाओं को, उनकी खूबियों को ध्यान में रख करके रणनीतियों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो 67 का जो यहाँ पे उत्तर होगा वो बहुबुद्धिकता को निष्पादित करने में कारगर होता है या मददगार होता है। आंसर है ऑप्शन ए। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो है बुद्धि की आवश्यकता है? तो एयरफोर्स पायलट बनने के लिए उसके अंदर, बच्चे के अंदर, व्यक्ति के अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो फिजिकल स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, यहां पे हम देख लेते हैं। यहां पे आंसर होगा गति। आंसर है सी। एक बच्चे में दूसरों के इरादों और इच्छाओं को समझने की क्षमता होती है, यह बुद्धि किस प्रकार के स्वरूप को दर्शाती है? अब जो व्यक्ति दूसरों की इच्छाओं, भावनाओं और इरादों को समझ लेता हो तो ये बुद्धि कहलाएगी इंटरपर्सनल। ध्यान रखिएगा, इंटरपर्सनल। यहाँ पे इंग्लिश टर्म बहुत ज़रूरी है। इंटर कॉलेज मैच होता है, तो जहाँ पे हम अपने कॉलेज का मैच दूसरे कॉलेज के साथ होता है तो इंटर कॉलेज हो गया मैच, ऐसे ही तो होता है। तो इंटर मतलब जहाँ पे दूसरों के साथ हो रहा हो, दूसरों के इरादे भावनाओं को समझा। और जहाँ पे इंट्रा शब्द आ जाए वहाँ पे होगा कि व्यक्ति जो है अपने स्वयं का मूल्यांकन करता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 69 का जो सही उत्तर होगा वो है अंतरा वैयक्तिक बुद्धि। आंसर है ऑप्शन जो है सी। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का जो दो कारक सिद्धांत है ये दिया था चार्ल्स स्पियरमैन ने, जिसके तहत जी फैक्टर और एस फैक्टर इन्होंने डिफाइन किया था। फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइट जो है सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो फ्लूइड जो थ्योरी है और क्रिस्टल जो है इंटेलिजेंस थ्योरी है, ये इजाद की थी कैटल ने। आंसर है ऑप्शन सी। किस मनोवैज्ञानिक ने स्पियरमैन के द्विकारक सिद्धांत के विरोध में प्रतिदर्श सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो देखिए, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पियरमैन के दो कारक सिद्धांत जी फैक्टर और एस फैक्टर, इनके विरोध में प्रतिदर्श सिद्धांत दिया था 72। आंसर है थॉमसन। ऑप्शन बी यहां पे सही उत्तर होगा। डुई के अनुसार, जॉन डुई के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ पे जो जॉन डुई ऐसा मानते थे कि शिक्षा जो है सक्रिय क्रियाओं से सीखना चाहिए, खेल क्रियाओं से सीखना चाहिए, अनुभव के माध्यम से सीखना चाहिए। आंसर है बी। जॉन डुई के अनुसार स्कूल में जो टीचर की भूमिका होती है वो क्या होती है? केवल ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं या मार्गदर्शक और सहायक की भूमिका? आंसर है बी। थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट क्या बताता है? तो थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट जो है ये बताता है कि सुखद परिणाम वाले व्यवहार दोहराए जाते हैं और अप्रिय परिणाम वाले जो व्यवहार हैं उनको कम दोहराया जाता है, या उनको कम किया जाता है, या उसको खत्म कर दिया जाता है। आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है। तो देखिए, लॉ ऑफ इफेक्ट मतलब किसी चीज के इफेक्ट में आकर के अपने कार्य को बढ़ा देना।
बात यहाँ समझ गए। जैसे किसी ने आपको कहा कि पुरस्कार टॉफी दूंगा, तो आपने जो है अपने कार्य को बढ़ा दिया, आपने अधिगम की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया, सीखने की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया। यही होता है लॉ ऑफ इफेक्ट। अल्फ्रेड बिनेट किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो अल्फ्रेड जो बिनेट हैं वो किस चीज के लिए? 76 आंसर है बुद्धिमान परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्टिंग, ऑप्शन बी। ब्रूनर के अनुसार सीखने के 3 प्रतिनिधित्व मोड्स कौन कौन से? तो जो ब्रूनर के अनुसार जो सीखने के 3 प्रतिनिधित्व मोड हैं वो कौन कौन से हैं? तो आंसर है 77 ए, संवेदी, प्रतीकात्मक और अमूर्त। चॉम्स्की के अनुसार बच्चों की भाषा अधिगम क्षमता किस प्रकार की होती है? 78। तो जो बच्चों में जो भाषा अधिगम क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, ठीक है। मतलब बच्चों में, ऐसा चॉम्स्की का मानना था कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। बच्चे में एक मस्तिष्क में उसके जो है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस फिट होता है, जिसके माध्यम से बच्चा उस भाषा को समझने लग जाता है, ठीक है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा अधिगम के लिए पर्यावरण की भूमिका क्या है? तो चॉम्स्की के अनुसार भाषा अधिगम के लिए पर्यावरण की जो भूमिका है वो एक तो सीमित है, जन्मजात संरचना अधिक महत्वपूर्ण। तो इन्होंने भाषा अधिगम के लिए पर्यावरण की भूमिका को सीमित माना है और जन्मजात संरचना को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। आंसर है ऑप्शन सी, बी यहाँ पे सही उत्तर है। गिलफोर्ड जो है किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? तो गिलफोर्ड जो है वो किस सिद्धांत के प्रसिद्ध है? ऑप्शन यहां पे बौद्धिक संरचना का सिद्धांत। गिलफोर्ड के बौद्धिक संरचना मॉडल में कुल कितने आयाम हैं? तो इनके जो है 3 आयाम हैं। तो एक तो सृजनात्मक आयाम है और एक क्रियाएं हैं और एक जो है हम कह सकते हैं विषय वस्तु, ठीक है। मेरी मोंटेसरी जो है किस शिक्षा दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है? तो यहाँ पे 82 यहाँ प्रगतिशील शिक्षा के दृष्टिकोण से प्रसिद्ध मानी जाती है। आंसर है ए। सिगमंड फ्रॉइड का सिद्धांत किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिगमंड फ्रॉइड का जो सिद्धांत है वो मनोलैंगिक सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, व्यक्तित्व के विकास से संबंधित है। आंसर है बी। अभी हाल ही में मैंने सिगमंड फ्रॉइड से रिलेटेड जो है कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया था, स्टडी नोट्स दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार व्यक्तित्व को जो है इन्होंने कितने भागों में बांटा है? तो व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड जो होती है वो जन्मजात इच्छाओं से जुड़ा हुआ था। ईगो जो होती है वो वास्तविक इच्छाओं से जुड़ा हुआ था और उन वास्तविक इच्छाओं के बीच में संतुलन कैसे बनाए इससे जुड़ा हुआ था। सुपर ईगो होता है वो व्यक्ति के आदर्शवाद से जुड़ा हुआ था, नैतिकता से जुड़ा हुआ था। आंसर है ऑप्शन ए। तो देखिए यहाँ पे 84 क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, एक वन लाइनर कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद होना चाहिए। प्रयत्न और त्रुटि, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। सिगमंड फ्रॉइड को मनोविश्लेषण का जनक भी कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान और प्राणी विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद जॉन लॉक जो है जिन्होंने अनुभववाद का सिद्धांत दिया था, जो ज्ञान के बारे में बच्चों के अनुभवों की भूमिका पर ज़्यादा जोर देता है। मोंटेसरी जो होता है ये बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का विकास किया था, जो बच्चों में जो है उनके सीखने की गति और शैली के अनुसार सीखने में मदद करता है। संयोजनवाद का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो संयोजनवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। एस आर थ्योरी के जन्मदाता कौन है? तो एस आर जो थ्योरी है वो थॉर्नडाइक की दी है। 3 खंड जो है बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। 1 खंड जो है बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? बिने ने, अल्फ्रेड बिने ने दिया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। एस बंडूरा को सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए जाना जाता है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र का प्रतिपादन जो है स्टर्नबर्ग ने किया था, ठीक है। आईक्यू का जो सूत्र है मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इनटू 100, ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो जिसका प्रतिपादन जो है स्टर्नबर्ग ने किया था। बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया था? एस्टन और जॉनसन ने दिया था। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? कैटल ने दिया था। प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक किसने दिया था? कैटल ने दिया था। पावलोव ने जो है शास्त्रीय कंडीशनिंग में अपने सिद्धांत पर एक कुत्ते पर जो है प्रयोग किया था। तो पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। इनका जो सिद्धांत है शास्त्रीय कंडीशनिंग से रिलेटेड है।
कोहलबर्ग ने एक जो है चिंपैंजी का प्रयोग किया था, जो टेस्ट किया था। स्किनर ने एक चूहे का प्रयोग किया था। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि थॉर्नडाइक ने अपना जो प्रयोग है वो किस पर किया था? ठीक है, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।